यस एवरीवन, यहां तक CSET के फाउंडेशन का अभी तक हमने ग्रोथ डेफिनेशन तक पढ़ा है। यानी कि अभी तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली है फाउंडेशन CSET के जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट का हमने क्या क्या टॉपिक कंप्लीट कर लिया। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर लिया है। उससे पहले हम लोगों ने देखा था एक प्रॉब्लम होती है स्कैरसिटी और चॉइस के बीच में, वो हमने डिस्कशन कर लिया है। उसके पहले हमने देखा था कि इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ाई जा रही है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो हमने देखा था इकोनॉमिक्स सिटीजनशिप के लिए, इकोनॉमिक्स अचीविंग सोशल चेंज के लिए, इकोनॉमिक्स पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, और एक रेशनल थिंकिंग का एक टूल है इकोनॉमिक्स। इसके बाद में हम लोग आ गए थे कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद में हम लोगों ने इकोनॉमिक को डिफाइन कैसे किया जाएगा वो देखा था। अभी से हमारा जो टॉपिक चलेगा उसका नाम रहेगा नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर मैं बात करूं नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स क्या है, तो देखो ये कह रहा है इकोनॉमिक्स एक साइंस है। आगे जाके बोलेगा इकोनॉमिक्स एक आर्ट भी है। उसके बाद में बोलेगा इकोनॉमिक्स में पॉजिटिव इकोनॉमिक्स भी होती है और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स भी होती है। देन ये स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में आ जाएगा। उसमें ये दो तरह के इकोनॉमिक्स बताएगा, एक तो माइक्रो एक मैक्रो, एक इंटरनेशनल पब्लिक फाइनेंस, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, हेल्थ इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, अर्बन एंड रूरल इकोनॉमिक्स, और यहां तक इसके नेचर और स्कोप की बातें ये लोग करने वाले हैं। तो वैसे अगर मैं कहूं कि थियोरेटिकल क्वेश्चन आपको क्या पूछा जा सकता है, तो थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। दोनों 5-5 नंबर के क्वेश्चन आपके अलग से पूछे जा सकते हैं। वहां से हम अपनी बातों को स्टार्ट करते हैं। तो बात करें अगर सबसे पहली, तो ये कह रहा है इकोनॉमिक्स एक साइंस है। कोई भी चीज को अपन साइंस कब बोलते हैं, जब उसमें कॉज और इफेक्ट हो। मतलब जैसे हम कुछ करेंगे तो कुछ होगा, या किसी कारणों से कुछ इफेक्ट होगा। हम आगे जाके एक टॉपिक पढ़ेंगे डिमांड। तो और आप सब जानते हो, मैं आपसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता हूं, अगर किसी गुड्स की प्राइस कम हो जाए, यानी कि कोई गुड्स अगर सस्ता हो जाए, तो उसकी डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा, तो आप कहेंगे सर इंक्रीज होगी। मींस टू से अगर बाकी सब चीजें कांस्टेंट रहे तो प्राइस कम होने पर गुड्स की डिमांड बढ़ती है। अगर नॉर्मल लोकल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो इफ गुड्स सस्ता हो जाए तो उसकी प्राइस क्या होगी, इंक्रीज। राइट, तो ये कॉमन हो गया। एक कॉज है, कॉज क्या है, प्राइस कम हो जाना, सस्ता हो जाए, प्राइस सस्ती हो जाए, प्राइस कम हो जाए, तो लोग उसको ज्यादा खरीदने की कोशिश करेंगे। मींस टू से उसकी डिमांड बढ़ गई। तो कॉस्ट क्या हो गया, प्राइस। कॉस्ट क्या हो गया, प्राइस। और इफेक्ट क्या हो गया, उसकी डिमांड का बढ़ना। कॉज इज प्राइस और इफेक्ट इज उसकी डिमांड का बढ़ना। तो भाई साहब ये है एक प्योर चीज कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है, क्योंकि इकोनॉमिक्स को हम लोग मेजर किया जा सकता है। इकोनॉमिक्स एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ लैंग्वेज है जहां पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का कैलकुलेट होती है। ये मेथडोलॉजिकल अपार्टस है, और साथ ही साथ इसके अंदर फोरकास्टनेस भी है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। मतलब अगर कल अगर प्राइस महंगी हो गई किसी गुड्स की, तो उस गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। यानी कि अगर आगे जाके सामान महंगा होना है तो उसकी जो डिमांड है वो बढ़नी है। आगे इकोनॉमिक्स एक आर्ट भी है। मतलब देखो मेरी बात सुनो, हमने क्या समझना है, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। पहले हमने क्या सीखा, इकोनॉमिक्स एक साइंस है। पहले हमने क्या सीखा, इकोनॉमिक्स एक साइंस है। अब हम क्या सीख रहे हैं, इकोनॉमिक एक आर्ट भी है। तो भाई साहब इकोनॉमिक साइंस है कि आर्ट है, तो मैं आपको जान के आपको खुशी होगी और हैरानी भी होगी कि क्योंकि इकोनॉमिक्स साइंस भी है और इकोनॉमिक्स आर्ट भी है, तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि वेदर इकोनॉमिक्स इज साइंस और आर्ट। तो आपका आंसर होगा यस इकोनॉमिक्स इज साइंस, उसके बारे में लिखना पड़ेगा। फिर यस इकोनॉमिक्स इज आर्ट, फिर यस इकोनॉमिक्स इज साइंस एज वेल एज आर्ट बोथ। राइट, तो ये भी 5 नंबर का एक क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है। पहले भी अगर जब इकोनॉमिक्स जो है वो सब्जेक्ट हुआ करता था तब बना भी था। ठीक है, अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स आर्ट कैसे है। तो भाई साहब आर्ट क्या होता है, तो आर्ट प्रैक्टिस ऑफ नॉलेज है। यानी कि आप नॉलेज ऑफ प्रैक्टिस ऑफ नॉलेज का क्या मतलब होता है, मतलब आपको कोई काम करने की एक आर्ट आ गई है। तो इकोनॉमिक्स क्या है, एक आर्ट भी है इकोनॉमिक्स। एक कैसे है इकोनॉमिक आर्ट, उसको हम लोग समझते हैं। तो समझना, अ डिसिप्लिन ऑफ स्टडी, a discipline of study terms at art if it tells us how to do a things, that is to achieve an end। किसी भी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए
अगर हम उस चीज को करना कैसे है, उस चीज को करना कैसे है, दैट इज हाउ टू डू, तो उसे हम लोगों ने आर्ट कहा है। ठीक है, उसे हम लोगों ने क्या कहा है, आर्ट कहा है। एक बार फिर से, टेल अस हाउ टू डू अ थिंग। ठीक है, उसके बाद में इसने बोला कि इकोनॉमिक्स जो है ना, वो बेसिकली देखा जाए तो कीन्स नाम के एक व्यक्ति थे, एक बहुत ही शानदार बड़े इकोनॉमिक्स हुए जिनका नाम था कीन्स। उन्होंने कहा कि आर्ट इज अ सिस्टम ऑफ रूल फॉर अचीवमेंट ऑफ अ गिवन एंड। जो चीज, जो गिवन एंड दे रखा है, उसको अचीव करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए एक सिस्टम ऑफ रूल्स है, उसको आर्ट कहा गया है। उसके बाद में इन्होंने कहा आर्ट कुछ नहीं, आर्ट एक प्रैक्टिस ऑफ नॉलेज है। साइंस तो बताता है, साइंस तो बताता है टीचर्स अस टू नो, आर्ट टीचर्स अस टू डू। साइंस ज्ञान देता है कि करना है, लेकिन आर्ट जो है वो हमें सिखाती है कि कैसे करना है, टू डू, राइट। इसके लिए इन्होंने आगे कहा कि वी फाइंड दैट इट हैज द फीचर ऑफ बीइंग एन आर्ट ऑल्सो। आगे इसने कहा इसकी वेरियस ब्रांचेस है, जहां पे ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी बताता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम की। अच्छा एक बात बताओ, हम कल से डिस्कशन कर रहे थे कि अगर आपके पास 100 रुपए है या फिर आपके पास 1000 रुपए है, इस 100 या 1000 रुपए में आपको क्या देनी है, किसी को पार्टी देनी है। तो पार्टी देने के लिए अगर आपके पास 100 रुपए, आपके पास 1000 रुपए और आप किसी को पार्टी देने जा रहे हो, तो पार्टी देने के लिए आपको बहुत सोचना पड़ेगा कि मैं पार्टी देने के लिए मतलब कैसे करूं, क्या करूं, है ना, क्या ऑर्डर करूं, कितने रुपए का ऑर्डर करूं, उसमें मुझे ऐसा क्या सेट हो जाए कि पिज्जा भी आ जाए और शेक भी आ जाए। तो हम अपनी आर्ट लगा रहे हैं, इसलिए कहा गया कि इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट। आगे इसने कहा, ये तो हो गई इकोनॉमिक साइंस भी है और इकोनॉमिक आर्ट भी है। अब क्वेश्चन राइज होता है कि इकोनॉमिक्स का नेचर कैसा है, इकोनॉमिक्स का नेचर पॉजिटिव है या इकोनॉमिक्स का नेचर नॉर्मेटिव है। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि आपके इस बार CSEET में 5-5 नंबर के, 4-4 नंबर के क्वेश्चन आने की संभावना है, तो ये जो पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं इसमें से डेफिनेटली आपके क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो अब दो अलग अलग तरह की इकोनॉमिक्स होती है। एक तो होती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, कौन सी होती है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, और दूसरी होती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। दूसरी कौन सी होती है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब बात को बहुत गौर से समझना, ठीक है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स या किसी भी किसी भी ब्रांच को हम पॉजिटिव कब कहते हैं और नॉर्मेटिव कब कहते हैं। एक होता है कि ये है, दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, और ये होना चाहिए, दैट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। मींस टू से, अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज, अगर आपको क्या पूछा जाए, व्हाट इज, तो व्हाट इज अ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। व्हाट इज क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। लेकिन अगर आपको पूछा जाए व्हाट शुड बी, क्या पूछा जाए आपको, व्हाट शुड बी या व्हाट ऑट टू बी, तो उसे कहा जाता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। क्या कहा जाता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो जब कभी किसी इकोनॉमिक्स में या जब किसी भी ब्रांच में अगर नेचर का पूछा जाए, तो अगर हम ऑट टू बी वर्ड का यूज करें, शुड बी वर्ड का यूज करें, शुड नॉट बी वर्ड का यूज करें, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मेटिव पार्ट। ठीक है, अब जैसे मैं आपको पूछता हूं, इंडिया पॉपुलेशन इज 140 करोड़, इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, ये लाइन खत्म हो चुकी है। इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, ये लाइन पूरी खत्म हो चुकी है। दिस इज पॉजिटिव इकोनॉमिक सेंटेंस। इंडिया पॉपुलेशन शुड बी 130 करोड़, इंडिया की पॉपुलेशन 130 करोड़ होनी चाहिए, ये क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का सेंटेंस है ना। आई एम अर्निंग ₹1 लाख पर मंथ, मैं 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा हूं, दिस इज पॉजिटिव सेंटेंस। मुझे 1 लाख रुपए पर मंथ कमाना चाहिए, दिस इज नॉर्मेटिव सेंटेंस, राइट, है ना। अब आप समझे, इंडिया मतलब इंडिया में हर व्यक्ति के 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। वर्ड क्या हो गया, 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। दिस सेंटेंस इज रिलेटेड टू नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, है ना। मेरे एक बच्चा है, दिस इज पॉजिटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव में एक्चुअली क्या फर्क है, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आपको सिखाती है व्हाट इज, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आपको सिखाती है व्हाट शुड बी और व्हाट ऑट टू बी। जैसे आप इसको अगर गौर से देखेंगे तो इसने कहा कि जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो मैथमेटिकल मॉडल को यूज करके
एम्पायरिकल टेस्टिंग वगैरह को यूज करके, आप एम्पायरिकल टेस्टिंग वगैरह को यूज करके बताती है कि क्या है, यानी कि जब आप आगे पढ़ेंगे, इन अदर वर्ड्स इट स्टेट्स व्हाट इज, ये क्या बताती है, व्हाट इज एंड नॉट व्हाट ऑट टू बी। पॉजिटिव स्टेटमेंट यानी कि एकदम सिंपल स्टेटमेंट है कि ये ऐसा है, बात खत्म, दिस इज पॉजिटिव स्टेटमेंट। आगे आप पढ़ेंगे पॉजिटिव स्टेटमेंट आर अबाउट फैक्ट, दे स्टेट व्हाट द रियलिटी इज, वो ये बताते हैं कि पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या है, फैक्ट है, और वो क्या स्टेट करते हैं, व्हाट द रियलिटी इज। आगे इसने बोला कि रॉबिन्स नाम के एक इकोनॉमिस्ट हुए और उसने कहा कि इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड ओनली विद स्टडी ऑफ इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी एज अ पॉजिटिव फैक्ट, एज अ पॉजिटिव फैक्ट, बट नॉट द एथिक्स ऑफ दीज डिसीजन, है ना। ये क्या बोल रहा है, it is concerned only with the study of economic decision of individual and society as a positive fact but not with the ethics of decision। मतलब सुनो मेरी बात, हम अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, हमें ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, इस बारे में बातें नहीं होती है। सीधी और सिंपल बात, हमने जो किया है वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट है। इसमें एथिकल बातें नहीं होती कि नहीं नहीं आपको ये काम नहीं करना चाहिए, पैसे कमाने के लिए ये काम किया है, आपने गलत किया है, दैट इज द सेंटेंस ऑफ नॉर्मेटिव, ये नहीं करना चाहिए, है ना। तो इकोनॉमिक्स जो है ना बहुत न्यूट्रल है, जब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है तो न्यूट्रल होती है बिटवीन एंड्स, राइट। आगे इसने कहा कि इट इज इकोनॉमिक्स ओनली स्टडी विथ फैक्ट एंड मेक जनरलाइजेशन फ्रॉम देम। पता है क्या, इकोनॉमिक्स जो है ना वो एकदम जो है वो आपको साइंस की तरह बता दिया कि ये ऐसा है और ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक्स को जब हम आगे जाके पढ़ेंगे और इकोनॉमिक्स के अंदर की चीजों को हम जब उसको इंप्लाइड करेंगे तो उसमें हम लोग ये चीजें पढ़ने वाले हैं कि जैसे पॉपुलेशन है वो भी इकोनॉमिक्स का पार्ट है, या मतलब जब हम इकोनॉमिक्स को अप्लाई करते हैं तो अप्लाइड इकोनॉमिक्स में, जैसे बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करूं मैं, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स को जब हम पढ़ते हैं तो वो बोलते हैं कि नॉर्मेटिव इन नेचर। क्यों नॉर्मेटिव इन नेचर? बिजनेस इकोनॉमिक्स बात करता है प्रॉफिट की, अगले साल प्रॉफिट कितना होना चाहिए, बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए, दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इज दैट क्लियर? ओके, तो आ जाओ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विथ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, यानी कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो किससे कंसर्न्ड होती है, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट से। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स आर कंसर्न्ड विद दैट व्हाट ought to be, what ought to be. In this case, economics is not concerned with fact, rather it is concerned with how things should be. अब ऐसे में जब इकोनॉमिक्स फैक्ट के ऊपर बात नहीं कर रही है, वो कैसा होना चाहिए उसके ऊपर बात कर रही है, तो उसे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहा गया है। एज अ नॉर्मेटिव साइंस, इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट, इट इज प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर एंड डिस्क्राइब्ड व्हाट ऑट टू बी। यानी कि अब इकोनॉमिक्स का दूसरा नेचर बता रही है कि मतलब देखो आप ना, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो किसके बारे में बात करती है, वो बात करती है फैक्ट के बारे में, एंड ये जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक है किसके बारे में बात करती है कि वो फैक्ट कैसे होने चाहिए उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इट इज व्हाट ऑट टू बी इन नेचर, व्हाट शुड बी द थिंग्स, यानी कि चीजें कैसे होनी चाहिए, जैसे what should be the level of national income, what should be our population, what should be the our national product, what should be the wages rate, लेबर को कितना पेमेंट करना चाहिए। मैं आपको पूछ रहा हूँ लेबर को कितना पेमेंट करना चाहिए, कौन से इकोनॉमिक्स का सेंटेंस है, आपको एक लाइन में बोलना है भाई साहब ये सेंटेंस है पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का, लेकिन हम इनको इतना पेमेंट कर रहे हैं, ये किसका सेंटेंस है, तो ये सेंटेंस है आपके पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। 5 नंबर का एक डिफरेंट क्वेश्चन जो आपको क्या पूछा जा सकता है, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। तो क्या होता है स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, समझते हैं। अब बात करें स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स की, तो स्कोप जब भी हम किसी सब्जेक्ट के स्कोप की बात करते हैं तो ये हमेशा समझ लेनी चाहिए कि ये एवर एक्सपांडिंग स्कोप है। और जैसा कि मैं आपको डे 1 से कह रहा हूं, सब सीएस वाले बच्चों बहुत गौर से सुन लो, इकोनॉमिक्स का स्कोप बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है, बिल्कुल भी मतलब आप ये मान के चलो कि ये हर जगह काम आने वाला सब्जेक्ट है। उसके अलावा इट इज नो मोर अ ब्रांच ऑफ नॉलेज, यानी कि ये जो ब्रांच ऑफ मतलब अब ये कोई ब्रांच ऑफ नॉलेज नहीं रह गया है, राइट, ये ब्रांच ऑफ नॉलेज नहीं रह गया है। साथ ही साथ ये ब्रांच ऑफ नॉलेज नहीं रह गया है, साथ ही साथ अब ऐसा नहीं कि अब ये सिर्फ प्रोडक्शन और कंजम्पशन की बातें करता है,
ये जो है, हाँ वैसे देखा जाए तो जब हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो प्रॉफिट, वेल्थ, ऑर्गेनाइजेशन, रिसोर्सेज, इन सब के बारे में बात तो आएंगी ही आएगी। हम जब इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वर्ड को तो हमेशा याद रखना ही पड़ेगा। हम अगर इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हमें अवेलेबल रिसोर्सेज वर्ड को तो याद रखना ही पड़ेगा। ये तो मेन थर्स्ट है इकोनॉमिक्स का। लेकिन स्टिल इन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स की अब बहुत सारी ब्रांचेस जनरेट हो गई है, उनमें से सबसे पहली ब्रांच है माइक्रो और दूसरी ब्रांच है मैक्रो। अब ये क्या होता है माइक्रो और मैक्रो, पहले तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जब मैं बात करता हूं माइक्रो और मैक्रो में मेजर डिफरेंसेस की, तो माइक्रो ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स जो है, माइक्रो ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स जो वो कहती है कि इट डील्स विथ इंडिविजुअल फिनोमिना। किसके बारे में बात करती है? इंडिविजुअल। और मैक्रो की बात जब हम करते हैं तो इट डील्स विथ एग्रीगेट फिनोमिना। अब इंडिविजुअल और एग्रीगेट वर्ड का क्या मतलब होता है वो भी समझ लो। जैसे मान लो कि मैं कहूं कि मैं अगर प्राइस कम होगी तो इतनी डिमांड करूंगा। मैं मेरी बात कर रहा हूं, इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं या किसी पर्सन की बात कर रहा हूं। मैं कहूं कि अगर कोई चीज महंगी होगी तो ये दुकानदार उसको इस रेट में, महंगी होगी तो इतनी बेचनी पसंद करेगा, जिसको अपन बोलते हैं सप्लाई। तो अलग अलग बातें हैं कि डिमांड की बात भी कर रहा है, सप्लाई की बात भी कर रहा है, मतलब इंडिविजुअल के डिमांड की बात कर रहा है, इंडिविजुअल के सप्लाई की बात कर रहा है, इंडिविजुअल के प्रोडक्शन की बात कर रहा है। ऑल दीज आर फैक्टर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ऑल दीज आर फैक्टर्स ऑफ। तो जब कभी इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल की बात करती है दैट इज कॉल्ड एज माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें बेसिकली चैप्टर्स कौन से आते हैं? डिमांड आ गया, सप्लाई आ गया, यूटिलिटी आ गया, कंज्यूमर बिहेवियर आ गया। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर आ गया, डिमांड, सप्लाई, यूटिलिटी, कंज्यूमर बिहेवियर, ये सब जो बातें हैं कौन से की बातें हैं? माइक्रो की बातें। लेकिन एज फार एज मैक्रो इज कंसर्न, इट इज डील्स विथ एग्रीगेट। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं? नेशनल इनकम, यानी कि इंडिविजुअल बात नहीं कर रहा है, ये कलेक्टिव बात कर रहा है। तो अगर नेशनल इनकम की बात करें तो मैक्रो का पार्ट हो गया। अगर मनी की बात करें, मनी एंड बैंकिंग की बात करें तो मैक्रो का पार्ट हो गया। अगर हम भारत के यूनियन बजट की बात करें तो मैक्रो का पार्ट हो गया। जब हम वास्ट बात करते हैं दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, जब हम स्मॉलर इंडिविजुअल बात करते हैं दैट इट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो समझते हैं क्या है माइक्रो और मैक्रो, बहुत आराम से और बहुत तसल्ली से समझने की कोशिश करना। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसीडर्ड टू बी बेसिक इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? बेसिक इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये ब्रांच, ये इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जहां पर इंडिविजुअल के बिहेवियर की बात की जाती है। देखिए यहां पे लिखा हुआ है बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। ठीक है, ये एक पर्सन भी हो सकता है, ये पर्टिकुलर हाउस होल्ड भी हो सकता है, और एक ये फर्म भी हो सकती है। मीन्स टू से इट मे बी अ पर्टिकुलर हाउस होल्ड और इट मे बी अ पर्टिकुलर फर्म। तो अगर कभी वन पर्टिकुलर यूनिट की बात करें, है ना, वन पर्टिकुलर यूनिट की बात करें तो उसे इंडिविजुअली जब बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या बोलता है? ये बोलता है इट इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडी बिहेवियर ऑफ नॉट अ पर्टिकुलर यूनिट। किसी पर्टिकुलर यूनिट की बात नहीं कर रहा है, बट ऑल द यूनिट्स कंबाइंड टुगेदर। ये किसी पर्टिकुलर यूनिट की बात नहीं कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? ऑल द यूनिट्स जब कंबाइंड टुगेदर होते हैं, ये उसकी बात कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज अ स्टडी ऑफ एग्रीगेट, इट इज अ स्टडी ऑफ एग्रीगेट, हेंस इट इज ऑल्सो अगेन कॉल्ड एज एग्रीगेट इकोनॉमिक्स। अगेन इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स। तो दो तरह की इकोनॉमिक्स होगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स क्या होती है। किसकी बात चल रही है अभी? इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। अभी मेरी बात सुनो, हम लोग पढ़ रहे थे स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, तो माइक्रो और मैक्रो पढ़ने के बाद हम किस में आ गए? इंटरनेशनल में। तो जब कभी हम पर्टिकुलर किसी कंट्री की बात कर रहे हैं तो उसमें माइक्रो मैक्रो कर दिया। जब हम ओवरऑल वर्ल्ड की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स हो गया। एज अ कंट्रीज ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड आर रियलाइजिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेड and commerce with other countries, the role of international economics is getting more and more significant nowadays। तो मतलब कि जब कभी इकोनॉमिक्स में दो कंट्रीज साथ में आ जाए, ईरान और इजराइल का युद्ध होने की वजह से, ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध, यूएस का युद्ध होने की वजह से देश में, पूरे वर्ल्ड में एलपीजी का संकट आ गया, कई सारी जगहों पर पेट्रोल का संकट आ गया, कई सारी जगहों पर डीजल का संकट आ गया, पीएनजी का संकट आ गया। भाई साहब ये क्या है? दिस इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स इफेक्ट,
है ना। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की जब हम बात करेंगे तो किसी सिंगल जगह की बात नहीं करेंगे, हम ओवरऑल बात करेंगे, राइट, ओवरऑल वर्ल्ड की बात करेंगे, क्योंकि सारी कंट्रीज अब मिल के काम करना पसंद कर रही है। तो इसलिए इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स आज की तारीख में ज्यादा जो है वो वजन और मायने इसके शुरू हो गए हैं, राइट। अब बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स का स्कोप कहाँ है, पब्लिक फाइनेंस भी है। अब पब्लिक फाइनेंस का मतलब लोगों से पैसा लेना देना नहीं है, उधार पैसे लेना देना नहीं है, इट इज रिलेटेड विद गवर्नमेंट। मतलब कि जब 1930 में ग्रेट डिप्रेशन हुआ था ओवरऑल वर्ल्ड में, 1930 में जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, मैं बात वहां की कर रहा हूं, ठीक है, उस वक्त की कर रहा हूं। उस वक्त क्या हुआ था कि डिसाइड हुआ था कि अब मतलब गवर्नमेंट को भी फिस्कल मतलब गवर्नमेंट का भी रोल इकोनॉमी में होना चाहिए। तो यहां पे देखो, अर्लियर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बिलीव इन दी लेजेस फेयर इकोनॉमी रूलिंग आउट द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक इश्यू। पहले मतलब कि गवर्नमेंट का रोल नहीं हुआ करता था, अब है। तो एक पूरी इकोनॉमिक्स की ब्रांच है जिसका नाम है पब्लिक फाइनेंस या फिस्कल फाइनेंस, फिस्कल इकोनॉमिक्स, है ना। और वो किसके लिए बनाई गई है, गवर्नमेंट का इकोनॉमी में क्या रोल रहेगा उसके लिए बनाई गई है। कोविड आया था, सबको याद है, ठीक है। तो दो ऐसे सेक्टर थे जो भारत में बहुत इमरजेंसी वाले सेक्टर थे, एक तो मेडिकल सेक्टर और एक फूड सेक्टर, है ना। घर में जितने लोग बैठे उनको खाना मिल जाए और साथ साथ में मेडिकल सेक्टर। तो अगर मेडिकल सेक्टर या फूड सेक्टर की अगर बात करें, मेडिकल सेक्टर या फूड सेक्टर की बात करें, तो इन दोनों को छोड़ के सब ओके है, राइट। क्योंकि मेडिकल सेक्टर पे टैक्स हटाना जरूरी था, फूड सेक्टर पे टैक्स वगैरह हटा के और उनमें सब्सिडी देनी जरूरी थी, क्योंकि लोगों के घरों में पैसे खत्म हो गए थे, खाने के लिए लाले पड़ रहे हैं। अब ऐसी कंडीशन में मुझे बताओ कि लोग कहां जाएंगे। तो गवर्नमेंट अगर बीच में नहीं आती, गवर्नमेंट अगर अपने पब्लिक फाइनेंस को नहीं सुधारती, तो मान के चलो कि बहुत ज्यादा तकलीफें हो जाती। तो गवर्नमेंट ने इसको बीच में पकड़ा और संभाला, तो इसी को तो फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस कहा जाता है। पब्लिक फाइनेंस वर्ड का मतलब यही हुआ, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स का अगला पार्ट है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। और डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स क्या बोलती है, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स बोलती है कि आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर मेनी कंट्रीज गॉट फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कॉलोनियल रूल का क्या था, जो यूके गवर्नमेंट का जो रूल जो पूरे हमारे वर्ल्ड पे हो रखा था, उसको कॉलोनियल रूल कहा गया था, ठीक है। तो कॉलोनियल रूल के बाद में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में बहुत सारी कंट्रीज जो है वो कॉलोनियल रूल से जो है वो हट गई थी। मतलब कि उनके ऊपर जो है वो जो महारानी का राज था, ब्रिटिश महारानी का राज था, वो हट गया था। और उसके बाद एक इकोनॉमिक्स की रिक्वायरमेंट थी जिसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट की बातें हो। तो इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच जहां पे डेवलपमेंट के बारे में बातें हो रही है उसको डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स कहा गया। इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच जहां पे हेल्थ के बारे में बातें हो रही हो, ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ की बातें हो रही हो। हेल्थ इकोनॉमिक्स जो है वो धीरे धीरे मोमेंटम क्रिएट कर रहा है अपना, आज की तारीख में कम है, लेकिन धीरे धीरे एजुकेशनल इकोनॉमिक्स भी आ रही है। तो दो अलग अलग इकोनॉमिक्स है, एक तो हेल्थ इकोनॉमिक्स और दूसरा एजुकेशनल इकोनॉमिक्स। दोनों ही धीरे धीरे अपने पायदान पर चढ़ रही है, आज नहीं तो कल वो उस फ्लेवर में आ जाएगी। उसके बाद में आता है एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स। अब एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स क्या है, अनचेक्ड एम्फेसिस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट केयरिंग फॉर नेचुरल रिसोर्सेज एंड इकोलॉजिकल बैलेंस। नाउ इकोनॉमिक ग्रोथ इज फेसिंग न्यू चैलेंज फ्रॉम द एनवायरमेंटल साइड। आगे इन्होंने कहा, therefore environmental economics has emerged as one of the major branch of economics that is considered significant for sustainable development। क्या बोलना चाह रहा है, मैंने पहले भी कहा है कि हम जब डेवलपमेंट करते हैं तो एनवायरमेंट से छेड़छाड़ तो होता ही है, या फिर इकोलॉजिकल बैलेंस से तो छेड़छाड़ होती ही है। हम धीरे धीरे नए चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो जो है धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो डेवलपमेंट तो हो रहा है लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज कम होते जा रहा है। तो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो नए चैलेंजेस फेस कर रही है एनवायरमेंटल साइड से। तो साथ ही साथ इन्होंने बोला कि जो एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स हैव इमर्ज्ड एज वन ऑफ द मेजर ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इज कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो दिस इज कॉल्ड एज एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स।
एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स के बाद आता है अर्बन एंड रूरल इकोनॉमिक्स। पता है क्या, ये सारे टॉपिक्स पहले इकोनॉमिक्स में विशेष रूप से नहीं पढ़ाए जाते थे। नाउअडेज विद द चेंज ऑफ मेनी थिंग्स, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स में माइक्रो और मैक्रो के साथ में इन्होंने इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स भी जोड़ी है, पब्लिक फाइनेंस भी जोड़ा है, डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स भी जोड़ी है, हेल्थ इकोनॉमिक्स भी जोड़ी है और एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स भी जोड़ी है, और साथ ही साथ अर्बन और रूरल इकोनॉमिक्स तो जोड़ी है। और इन्होंने कहा है कि आगे जाके कौन सी इकोनॉमिक्स आने वाली है, एजुकेशनल इकोनॉमिक्स भी आने वाली है। अब आप कहेंगे कि सर एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स के बारे में दो चार बातें और बताओ। तो इन्होंने क्या बोला कि हम डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ क्या हो रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो हमारे खत्म होते जा रहे हैं। अब आप सोच के देखो, अगर सारे नेचुरल रिसोर्सेज अगर इसी पीढ़ी ने अगर खा लिए तो हम तो कंप्लीट करते जा रहे हैं, निपटाते जा रहे हैं चीजों को, आने वाली जनरेशन के साथ में क्या होगा? क्या आने वाली जनरेशन को हम वो चीजें यूज करने के लिए छोड़ पाएंगे जो हमने भी यूटिलाइज करी है, हमने भी यूज करी है ना? मैंने एक पहले भी एग्जांपल लिया था शायद कि हम लोग जोधपुर से हैं, हम लोग अभी जोधपुर में हैं हम लोग अभी, तो जोधपुर से पास में एक शहर है जिसका नाम है नागौर, है ना? तो वहाँ के जिला कलेक्टर हुआ करते थे हमारे एक रिलेटिव, तो उन्होंने मुझे सिखाया कि पानी को कैसे यूज करना है। उनके बंगलों में हम लोग थे, हमारे अंकल हैं वो, है ना? तो उनके बंगलों में थे, हम लोग रुके हुए थे वहां पे, तो उन्होंने हमें सिखाया कि भाई साहब पानी को यूज कैसे कर रहे हो आप, आपने शावर चला दिया और आप मस्ती से बैठे हो, मत करो ऐसे। अगर आप इस तरह से पानी को कंज्यूम करोगे तो आने वाली पीढ़ी को पानी नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा क्या किया जाए, तो बोले कि 2 बाल्टी पानी की भरो, 20 लीटर से लेकर 40 लीटर तक की, और उतना ही पानी से को कंज्यूम करके आप नहाओ, ताकि आने वाले लोगों को पानी जो कि नेचुरल रिसोर्स है वो मिल सके। आपने पेड़ काट दिए डेवलपमेंट के नाम पे, डेवलपमेंट क्या किया आपने, फ्लाईओवर बनाना था, बीच में फ्लाईओवर बनाने के लिए बीच में पेड़ आ रहे थे, पेड़ काट दिए, है ना? आपको अंडरपास बनाना था, अंडरपास बनाने के लिए आपने अगेन पेड़ काट दिए, है ना? अभी जोधपुर में एक जो है वो बहुत लंबा 2-4 किलोमीटर का एक फ्लाईओवर अलाउ हुआ है कि वो यहाँ से लेकर वहां तक हम लोग फ्लाईओवर बनाएंगे। भाई साहब रास्ते में बहुत सारी चीजें ऐसी आएगी जो नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड वो काट दी जाएगी। तो हम डेवलपमेंट तो कर रहे हैं लेकिन इकोनॉमी को तो ध्यान रख रहे हैं, लेकिन हम लोग एनवायरमेंट को ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच जहां पे एनवायरमेंट को ध्यान रखते हुए आपको डेवलपमेंट कैसे करना है वो सिखाया जाएगा, और उसको कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या कहा जाता है उसको? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है तो वो भी समझ लो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड का मतलब होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वर्ड का मतलब होता है कि एक ऐसा डेवलपमेंट जिसमें कि यूज द रिसोर्सेज इन सच अ वे that the next generation can also enjoy the same kind of resources। पूरा तो नहीं लेकिन कुछ तो वो यूज कर पाए, कुछ तो वो एंजॉय कर पाए, इसमें इसको कहा गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यस और नो? यस। तो दिस इज कॉल्ड एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि रिसोर्सेज को इस तरह से यूज किया जाए कि आने वाली जनरेशन को भी इन चीजों का फायदा मिले। अब बात करते हैं अर्बन और रूरल इकोनॉमिक्स की। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, रोल ऑफ लोकेशन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक्स। बिल्कुल सही बात, इकोनॉमिक अटेनमेंट के लिए रोल जो है लोकेशन का रोल बहुत मायने रखता है। देयर इज ऑल्सो मच डिबेट ऑन अर्बन एंड रूरल डिवाइड, है ना? मतलब अर्बन एरिया कौन सा है, रूरल एरिया कौन सा है, इसके डिवीजन को लेकर भी बहुत सारी डिबेट हो रखी है। इकोनॉमिस्ट हैव रियलाइज्ड दैट देयर शुड बी स्पेसिफिक फोकस ऑन अर्बन एरिया एंड रूरल एरिया। दोनों की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, अर्बन एरिया की रिक्वायरमेंट अलग है, रूरल एरिया की रिक्वायरमेंट अलग है। अर्बन एरिया अलग तरह से डेवलप होना चाहता है, रूरल एरिया अलग तरह से डेवलप होना चाहता है। तो इन्होंने क्या बोला कि अर्बन एरिया एंड रूरल एरिया दोनों के अलग अलग जो है वो रिक्वायरमेंट्स हैं, और इन्होंने कहा कि देयरफॉर देयर इज एक्सपांशन ऑफ ब्रांचेस लाइक अर्बन इकोनॉमिक्स, और आगे इसने बोला एंड रूरल इकोनॉमिक्स। तो इसका मतलब आगे जाके दो अलग अलग ब्रांचेस जनरेट हो गई। अर्बन एरिया के लिए जो इकोनॉमिक्स काम करेगी वो अर्बन इकोनॉमिक्स होगी, रूरल एरिया के लिए जो काम करेगी वो रूरल इकोनॉमिक्स होगी। इसको दूसरे शब्दों में रीजनल इकोनॉमिक्स भी कहा गया है। तो हर जगह पे जियोग्राफिकल इनइक्वालिटीज होती है, जैसे रूरल एरिया में अलग तरह के डेवलपमेंट चाहिए होते हैं, अर्बन एरिया में अलग तरह के डेवलपमेंट चाहिए होते हैं। जैसे रूरल एरिया में रोड चाहिए होती है, अर्बन एरिया में रोड के साथ पेड़ चाहिए होते हैं, क्योंकि रूरल एरिया में ऑलरेडी पेड़ है बट रोड नहीं है। अर्बन एरिया में पानी है जो ठेठ घर तक आ रहा है,
रूरल एरिया में पानी है लेकिन वो तालाब से घर तक लाना है। तो इनका कहना है कि अलग अलग तरह की जो जियोग्राफिकल इनइक्वालिटीज को पूरा करने के लिए, दोनों ब्रांचेस को डेवलप करने के लिए जो इकोनॉमिक्स होएगी उसको रीजनल इकोनॉमिक्स के नाम से भविष्य में जाना जाएगा। अब इकोनॉमिक्स की इसके अलावा और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, राइट। जैसे हम लोग कह सकते हैं वेलफेयर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जनरली वेलफेयर के बारे में बात नहीं करती है, इकोनॉमिक्स सिर्फ यूटिलिटी, कंज्यूमर बिहेवियर, इनके बारे में बातें करती है। तो इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच जो बात करती है, इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच जो बात करती है रिलेटेड टू वेलफेयर इज नोन एज वेलफेयर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच जो बात करती है रिलेटेड टू मॉनेटरी टर्म्स दैट इज कॉल्ड एज मॉनेटरी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच जो बात करती है एनर्जी के बारे में दैट इज ट्रीटेड एज एनर्जी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच जो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड बात करती है, ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स। डेमोग्राफी के बारे में बात करती है तो डेमोग्राफिक इकोनॉमिक्स, लेबर इकोनॉमिक्स, राइट, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, जेंडर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक प्लानिंग एंड इकोनॉमिक्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑल दीज आर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। तो अभी के लेक्चर में हमने दो चीजें आपको सिखाई। पहली हमने सिखाई स्कोप क्या होता है, दूसरी हमने डिस्कस करी नेचर क्या होता है। मैं आपको कहता हूं कि इसमें आपके 5-5 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है, माइक्रो एंड मैक्रो का डिफरेंस क्या होता है वो बताओ। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है एक पूरा ही स्कोप के ऊपर क्वेश्चन बन जाए। तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो तीसरा क्वेश्चन आपका देखो माइक्रो का बन सकता है, स्कोप का बन सकता है, मैक्रो का बन सकता है, फिर नॉर्मेटिव एंड क्या बोलते हैं इसको, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है उसका क्वेश्चन बन सकता है। और क्या क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, और क्या क्वेश्चन बन सकता है, ये हेल्थ इकोनॉमिक्स, पब्लिक इकोनॉमिक्स, ये खुद भी अपने आप में एक छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। उससे पहले जब हमने नेचर पढ़ा था तो नेचर में क्वेश्चन क्या बन सकता है, इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट और इकोनॉमिक्स इज एन साइंस। एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि some authors are saying that economics is an art. On the other way, some authors are saying that economics is an science. Explain whether it is a science or it is an art. तो आपको इसका जवाब देना रहेगा, राइट है। तो ये है आपका पूरा एक सिनेरियो, पूरा डिसीजन, जहां पर आपको 7-8 क्वेश्चन का एक सम लेक्चर मैंने आपको दे दिया है। अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेसिक चीज, दिस इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये 3 टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक है, इसे हम लोग अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।